नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन को सबसे पहले ट्रेम्बले ने हाइड्रा में डिस्कवर किया था। रीजनरेशन क्या होता है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एबिलिटी होती है डैमेज सेल को रिपेयर करने की, जैसे कि वुंड हीलिंग में होता है, या किसी भी वॉर्न आउट बॉडी पार्ट्स या किसी भी वॉर्न आउट बॉडी के सेल्स या टिश्यू को रिप्लेस या रीग्रो करने की, जैसे जो ओल्ड आरबीसी होती है उनको रिप्लेस कर दिया जाता है नई आरबीसी से। ओल्ड आरबीसी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है स्प्लीन के द्वारा और बोन मैरो में एरिथ्रोब्लास्ट द्वारा नई आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड टू रिकंस्टिट्यूट एंटायर बॉडी फ्रॉम स्मॉल फ्रैगमेंट, किसी भी छोटे से टुकड़े से एंटायर बॉडी का फॉर्मेशन होना, उसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एबिलिटी जिससे वो डैमेज सेल को रिपेयर करता है, वॉर्न आउट बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस या रीग्रो करता है, या स्मॉल फ्रैगमेंट से एंटायर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, उसी को रीजनरेशन बोलते हैं। टाइप ऑफ रीजनरेशन, जिसमें फर्स्ट है रिपेरेटिव रीजनरेशन। यहाँ पे जो डैमेज सेल होते हैं उनके रिपेयर और हीलिंग होती है। इसका एग्जांपल वुंड हीलिंग। और स्किन में जो रीजनरेशन होता है, जहाँ पे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के सेल्स होते हैं वो रिप्लेस करते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के सेल्स को। और ओल्ड आरबीसी होती है वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाती है और नई आरबीसी से रिप्लेस होती है। एरिथ्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में नई आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं और ओल्ड आरबीसी को रिप्लेस करते हैं। और लीवर में अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है लीवर का, तो उस लीवर में क्या होता है, रीजनरेशन होता है। और एक कंपनसेटरी रीजनरेशन होता है, जिसका एग्जांपल है किडनी। अगर एक किडनी डैमेज हो जाती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो जो दूसरी रिमेनिंग किडनी है उसकी साइज़ एनलार्ज हो जाती है, उसको कंपनसेटरी रीजनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रीजनरेशन है रीस्टोरेटिव रीजनरेशन। यहाँ पे जो लोस्ट बॉडी पार्ट होता है उसका रिप्लेसमेंट होता है, या फिर किसी छोटे फ्रैगमेंट से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन, उसे ही क्या बोलते हैं, रीस्टोरेटिव रीजनरेशन बोलते हैं। ये ऑटोटॉमी से के द्वारा हो सकती है, मॉर्फोलेक्सिस के द्वारा हो सकती है, या एपीमॉर्फोसिस के द्वारा हो सकती है। नेक्स्ट है ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी क्या होती है, जब कोई ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर से थ्रेटन होता है तो अपने किसी बॉडी पार्ट को ब्रेक कर लेता है, उसी को ही ऑटोटॉमी बोलते हैं। इसको सेल्फ म्यूटिलेशन या सेल्फ एम्पुटेशन भी बोलते हैं। ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में होती है। इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो जो प्रॉन होते हैं वो प्रीडेटर से थ्रेटन होने पे अपने अपेंडेजेस को ब्रेक करते हैं और कुछ टाइम बाद में इन्हीं अपेंडेजेस का फिर से रीजनरेशन हो जाता है। स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश प्रीडेटर से थ्रेटन होने पे अपने आर्म को अलग कर लेती है और फिर से नए आर्म का रीजनरेशन हो जाता है। सी कुकुम्बर की बात करें तो सी कुकुम्बर में जो इंटरनल विसरा होते हैं वो अपने प्रीडेटर से थ्रेटन होने पे इंटरनल विसरा को बाहर थ्रो ऑफ करते हैं और इसी प्रोसेस को ई विसरेशन बोलते हैं। ब्रीड्स में ऑटोटॉमी एमोसिट लार्वा में देखी जाती है। वो अपनी टेल को ब्रेक कर लेते हैं और फिर से नई टेल का रीजनरेशन कर लेते हैं। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में लिम्ब रीजनरेट हो जाते हैं, जैसे सैलेमेंडर में, न्यूड्स में और एक्सोलॉटल्स में लिम्ब अपनी बॉडी से अलग हो जाते हैं और फिर से वो लिम्ब रीजनरेट हो जाते हैं। और रेप्टाइल्स की बात करें हेमीडेक्टाइलस, जिसमें लिजार्ड आती हैं, तो लिजार्ड का एग्जांपल सबको पता है। लिजार्ड क्या करती है, अपनी पूंछ को अलग कर लेती हैं और कुछ टाइम बाद में नई पूंछ का फॉर्मेशन हो जाता है और जो नई टेल रीजनरेट होती है फिर से वो स्मॉल होती हैं, साइज़ में वीक होती हैं और उसमें वर्टिब्रे एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रीजनरेशन देखते हैं सेलुलर मैकेनिज्म के बेसिस पे, जहाँ पे फर्स्ट है मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है, कोई बॉडी का फ्रेगमेंट होता है, उससे नई बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बॉडी फ्रेगमेंट में जो एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उनमें रीमॉडलिंग या रीऑर्गेनाइजेशन से पूरी नई बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है, हाइड्रा है और इसको यहाँ से कट किया तो इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इससे क्या होगा, पूरे नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलेक्सिस बोलते हैं। एक छोटे से बॉडी के फ्रेगमेंट से पूरी नई बॉडी का फॉर्मेशन, उसे ही मॉर्फोलेक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो नया हाइड्रा फॉर्म हुआ वो साइज़ में क्या होगा, स्मॉल होगा और फिर इसमें ग्रोथ होगी और ये अपनी नॉर्मल साइज़ को अटेन कर लेगा। मॉर्फोलेक्सिस लोअर एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्पंज। एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है, सेल में ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन होने से लॉस्ट जो बॉडी पार्ट होता है उसका रीजनरेशन हो जाता है और ये हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो
लिजार्ड में टेल होती है उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है और फिर से क्या होता है, नई टेल का रीजनरेशन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एपीमॉर्फोसिस बोलते हैं। और एम्फीबियंस में लिम्स का जनरेशन होता है, उनका लिम्स अगर उनके बॉडी से अलग हो जाता है तो नए लिम्ब का रीजनरेशन हो जाता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, एपीमॉर्फोसिस बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी बॉडी का ऑर्गन अगर लॉस्ट हो जाता है तो फिर से वो क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है और उसी को ही एपीमॉर्फोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हेट्रोमॉर्फोसिस। हेट्रोमॉर्फोसिस में क्या होता है, जो रीजनरेटेड पार्ट होता है, जो नया पार्ट का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट होता है लोस्ट पार्ट से। जो पार्ट लोस्ट हुआ है और उसकी जगह नया जो पार्ट रीजनरेट हो रहा है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, क्रेव फिश में अगर आई स्टॉक रिमूव होता है तो वहाँ पे आई स्टॉक रीजनरेट ना होके क्या होता है, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। उसको आई स्टॉक के रिमूवल से क्या होना चाहिए, आई स्टॉक ही रीजनरेट होना चाहिए, बट यहाँ पे आई स्टॉक रीजनरेट ना होके एंटीना लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है क्रे फिश में, और इसी को ही क्या बोलते हैं, हेट्रोमॉर्फोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है सुपर रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना। मान लीजिए ये कोई बॉडी फ्रेगमेंट है, इससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, उसी को क्या बोलते हैं, सुपर रीजनरेशन बोलते हैं। और ये हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। अगर हाइड्रा और प्लेनेरिया के हेड को स्प्लिट करें तो उससे क्या होता है, डबल हेडेड एनिमल देखने को मिलता है। ये मान लीजिए क्या है, ये हाइड्रा है और अगर इसके हेड वाले पार्ट को स्प्लिट करें तो यहाँ पे दो हाइड्रा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक हाइड्रा की जगह दो हाइड्रा का फॉर्मेशन होना, उसी को क्या बोलते हैं, सुपर रीजनरेशन बोलते हैं। और अगर अर्थ फॉर्म में अपन बात करें तो अर्थ फॉर्म में अगर लेटरल इंसिशन किया जाए तो उसके एंटीरियर एंड पे एडिशनल हेड्स का फॉर्मेशन होता है और पोस्टीरियर एंड पे एडिशनल टेल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब एंटीरियर एंड पे एक से ज़्यादा हेड का फॉर्मेशन और होना और पोस्टीरियर एंड पे एक से ज़्यादा टेल का फॉर्मेशन होना, उसको क्या बोलते हैं, सुपर रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ में जो ईच सेल होता है, हर एक सेल का जो टुकड़ा होता है उससे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे जो सेल जिससे रीजनरेशन हो रहा है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए, तभी रीजनरेशन पॉसिबल हो पाएगा। पॉरीफेरा की बात करें तो पॉरीफेरा में जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं, जैसे आर्कियोसाइट्स, पिनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, इनसे क्या होता है, पूरे स्पंज का फॉर्मेशन हो जाता है। इलेंट्रेटा की बात करें तो जो हाइड्रा है उसमें ट्रेम्बले ने डिस्कवर किया था रीजनरेशन को, और उसमें भी मॉर्फोलेक्सिस को। जो हाइड्रा के बॉडी का हर एक जो टुकड़ा होता है उससे नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे जो रीजनरेशन होता है उसमें पोलैरिटी होती है, मतलब उसके ओरल एंड से टेंटिकल्स डेवलप होंगे और एबोरल एंड से बेसल डिस्क का फॉर्मेशन होगा। और अगर हाइड्रा के हेड को स्प्लिट कर दिया जाए तो टू हेडेड हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। प्लेटीहेलमिन्थिस की बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थिस में टी.एच. मॉर्गन ने प्लेनेरिया में एक्सपेरिमेंट किया था, और प्लेनेरिया का बॉडी का एक स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, उससे पूरे प्लेनेरिया का रीजनरेशन हो जाता है। और यहाँ पे जो रीजनरेशन होता है उस टाइम एंटीरियर एंड पे रीजनरेशन की पावर ज़्यादा होती है और पोस्टीरियर एंड पे कम होती है। प्लेनेरिया को अगर वर्टिकली कट किया जाए तो उससे मैनी हेडेड प्लेनेरिया का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे सर वाले प्लेनेरिया का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे नियोब्लास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं रीजनरेशन के लिए। निमेटोडा की बात करें तो निमेटोडा में रीजनरेशन पावर बहुत कम होती है और उनमें सिर्फ वूंड हीलिंग ही होती है। एलिडा में पोलिकीटा और ओलिगीटा में रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। अर्थवॉर्म में उसके एंटीरियर एंड पे रीजनरेशन पावर ज़्यादा होती है पोस्टीरियर एंड से। एंटीरियर एंड से सारे पोस्टीरियर सेगमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, बल्कि पोस्टीरियर एंड पे सिर्फ कुछ ही एंटीरियर सेगमेंट्स का ही फॉर्मेशन हो पाता है। आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशियंस, स्पाइडर्स और क्रैब्स में ऑटोटोमी द्वारा लिम्ब जनरेशन होता है। और मोलस्का में गैस्ट्रोपॉड्स में स्टॉक आइज, फूट और हेड का रीजनरेशन होता है। और सिफेलोपॉड्स जैसे कि कटल फिश, उनमें आर्म का रीजनरेशन होता है। टाइनोडर्मेटा में एम्प्यूटेटेड आर्म्स और सेंट्रल डिस्क का रीजनरेशन पॉसिबल होता है। और स्टार फिश, ब्रिटल स्टार और स्टार लिली में ऑटोटोमी प्रेजेंट होती है। फिशेस की बात करें तो फिशेस में स्केल्स और फिन्स में रीजनरेशन होता है। एम्फीबिया की बात करें तो कॉर्डेट्स में एम्फीबिया में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। यूरिडल्स जैसे कि न्यूट्स और सेलेमेंडर में दोनों अडल्ट और लार्वा में रीजनरेशन की प्रोसेस होती है एपीमॉर्फोसिस से, और इनमें लिम्ब, टेल, जो और रेटिना का
रीजनरेशन पॉसिबल होता है। और एन्यूरेंस की बात करें तो एन्यूरेंस में जो लार्वा होते हैं उनमें रीजनरेशन पावर ज़्यादा होती है और अडल्ट में बहुत कम होती है। रेप्टाइल्स की बात करें तो जो लिजार्ड होती हैं उसमें ऑटोटोमी प्रेजेंट होती है। ऑटोटोमी के द्वारा वो नई टेल का रीजनरेशन करती है और जो नई टेल बनती है वो स्मॉल होती है और वीक होती है और वर्टिब्रे एब्सेंट होते हैं। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के बीक और फेदर्स में रीजनरेशन पॉसिबल होता है। बर्ड्स की बात करें तो इनमें टिश्यू में ही रीजनरेशन होता है, जैसे वुंड हीलिंग होती है, स्किन और स्केलेटल टिश्यू में रीजनरेशन होता है, लीवर में मैक्सिमम रीजनरेशन होता है, हेयर और नेल्स में रीजनरेशन होता है और यहाँ पे कंपनसेशन रीजनरेशन होता है। एक किडनी को रिमूव कर दिया जाए तो जो दूसरे किडनी होती है वो एनलार्ज हो जाती है, साइज़ में बड़ी हो जाती है और लोस्ट किडनी को कंपनसेट कर लेती है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन। न्यूट और सेलेमेंडर में लिम्ब जनरेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले वुंड की हीलिंग होती है, फिर रीजनरेशन, बड या ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन होता है, फिर रीडिफ्रेंशिएशन होता है और ग्रोथ होता है। सबसे पहले क्या होता है, वुंड हीलिंग होती है। जहाँ पे कट लगता है उसके आसपास की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं कट पे, और जो एक्सपोज सरफेस होता है या कट जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे स्प्रेड हो जाती है और वुंड की हीलिंग होती है। इसमें 6 से 12 घंटे लगते हैं। तो वुंड हीलिंग में क्या होता है, जहाँ पे कट लगता है उसके आसपास वाली एपिडर्मल सेल्स माइग्रेट होती हैं और एक्सपोज सरफेस पे स्प्रेड हो जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टेमा को रीजनरेशन बर्ड भी बोलते हैं। अब वुंड हीलिंग के बाद में क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लास्टेमा फॉर्मेशन होता है या रीजनरेशन बर्ड का फॉर्मेशन होता है उस टाइम सेल्स में क्या होती है, डी डिफ्रेंशिएशन होती है। डी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं उनका क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे जो बोन सेल्स होती हैं, मसल सेल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू या कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं उनसे क्या होते हैं, मीजनकाइमल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। जैसे बोन हुई, मसल हुआ, कनेक्टिव टिश्यू हुआ, कार्टिलेज हुआ, इन सब से मीजनकाइमल सेल्स का फॉर्मेशन। ये बोन, मसल सेल्स और ये सब क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं। ये मीजनकाइमा से क्या होती है, फर्दर डिफ्रेंशिएट होती हैं और बोन, मसल, कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, ये जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं इनका वापस क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन होता है। ये वापस क्या हो जाएंगे, डी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और मीजनकाइमल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन बर्ड का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम डी डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस होती है। और उसमें क्या होता है, ब्लास्टेमा फॉर्मेशन में वुंड हीलिंग के बाद में ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं, मीजनकाइमल सेल्स होती हैं, वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती है वाउंड के आसपास। और वहाँ पे इनके एक्यूमुलेशन से क्या होता है, जब ये एग्रीगेट होती है, वहाँ पे एक्यूमुलेट होती हैं, उसके बाद में क्या करती हैं, प्रोलीफरेट करती हैं, नंबर इंक्रीज़ करती हैं और क्या होती हैं, वहाँ पे एक बल्ज का फॉर्मेशन होता है। उसी को ही क्या बोलते हैं, ब्लास्टेमा या रीजनरेशन बर्ड बोलते हैं। ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन होने के बाद में जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स थी उनका फिर से क्या होगा, रीडिफ्रेंशिएशन होगा। मतलब जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल होंगी वो वापस से क्या हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगी। मतलब जो मेसेनकाइमल सेल्स थी जो डी डिफ्रेंशिएशन से अभी अपन को ऊपर ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन किया, वो वापस से मेसेनकाइमल सेल्स होंगी, वो वापस से क्या हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी और बोन, मसल्स, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेगी। उसी को ही क्या बोलते हैं, री डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। और री डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मेटाप्लेजिया के द्वारा होगा। मेटाप्लेजिया क्या होता है, जब जो डिफ्रेंशिएशन से सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो सेम टाइप की होती है। जैसे यहाँ पे रीडिफ्रेंशिएशन से पहले जो सेल्स थी वो मान लीजिए क्या थी, बोन थी और मसल, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, और रीडिफ्रेंशिएशन से वापस क्या होती हैं, इन्हीं का ही फॉर्मेशन होता है, उसको मेटाप्लेजिया बोलते हैं। तो रीडिफ्रेंशिएशन के बाद में क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस होता है। मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, जो ब्लास्टेमा होता है वो डेवलप होता है और उसमें जो लिम्ब थी उसमें डिजिट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, टोज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और जो नए डिजिट का फॉर्मेशन होता है उनमें ग्रोथ होती है। फिर 4th स्टेज होती है ग्रोथ। यहाँ पे जो रीजनरेटेड लिम्ब का फॉर्मेशन होता है वो ग्रो करती है और एक अपनी नॉर्मल साइज़ को अटेन कर लेती है।
नेक्स्ट रीजनरेशन की फिजियोलॉजी देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, फिर एनाबॉलिक चेंजेस होते हैं। कैटाबॉलिक चेंजेस की बात करें तो ये डी डिफरेंशिएशन फेज़ में होता है, जब ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन होता है तब कैटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कैथेप्सिन एंड डाईपेप्टिडेज एंजाइम होते हैं, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। फ्री अमीनो एसिड इंक्रीज़ हो जाते हैं। RQ होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है क्योंकि यहाँ पे एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है। pH डिक्रीज़ हो जाता है और ऑक्सीजन का कंजप्शन भी डिक्रीज़ हो जाता है। एनाबॉलिक चेंजेस होते हैं वो रीडिफरेंशिएशन फेज़ में होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ हो जाता है, pH नॉर्मल हो जाती है, RQ फिर से इंक्रीज़ हो जाता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन कम हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्मिक RNA होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड के कंपैरिजन में जो पोटेशियम होता है उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। कंट्रोल ऑफ रीजनरेशन, जिसमें सबसे पहले है एपिथीलियम। CS थॉर्नटन ने ये बताया कि वूंड हीलिंग के टाइम जो वूंड एपिथीलियम का फॉर्मेशन होता है वो एज ए स्टिमुलस वर्क करता है ब्लास्टिमा के फॉर्मेशन के लिए। अगर वूंड एपिथीलियम ना हो तो रीजनरेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वूंड एपिथीलियम जो फॉर्मेशन होता है वूंड हीलिंग के टाइम वो एज अ स्टिमुलस का काम करता है, और वूंड एपिथीलियम बनने के बाद में ही जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं उनका एग्रीगेशन होता है और ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है न्यूरल ट्रॉपिक फैक्टर। इसमें अगर कोई लिम्ब है उसको एम्प्यूटेट करने से पहले ही उसकी नर्व को डैमेज कर दिया जाए तो वहाँ पे रीजनरेशन नहीं होता, और अगर एम्प्यूटेट करने के बाद में उस लिम्ब की नर्व को डैमेज किया जाए, डीनर्वेटेड किया जाए, तो वहाँ पे रीजनरेशन पॉसिबल होता है। मतलब ये मान लीजिए ये कोई लिम्ब है और इस लिम्ब में ये क्या है, नर्व है, और इसको एम्प्यूटेट करने से पहले ही इसको क्या किया, ये जो नर्व है इसको डैमेज कर दिया, और उसके बाद में डैमेज करने के बाद में इसको क्या किया, यहाँ से एम्प्यूटेट किया, तो यहाँ पे रीजनरेशन नहीं होगा। और सेकंड केस में क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, लिम्ब है, और इस लिम्ब को, इसमें ये नर्व है और इसको एम्प्यूटेट किया, और एम्प्यूटेट करने के बाद में ये जो एम्प्यूटेटेड रीजन है इसका, इसमें ये जो नर्व है उसको क्या किया, डीनर्वेटेड किया, तो यहाँ पे रीजनरेशन पॉसिबल होता है। मतलब एम्प्यूटेटेड लिम्ब को डीनर्वेटेड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे रीजनरेशन होता है। और अगर एम्प्यूटेशन से पहले, एम्प्यूटेशन मतलब उस लिम्ब को काटना, एम्प्यूटेशन से पहले ही अगर लिम्ब को डीनर्वेटेड किया जाए, नर्व को डैमेज किया जाए, तो वहाँ पे रीजनरेशन नहीं होता क्योंकि ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट फैक्टर होता है हार्मोन। जो एड्रेनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो रीजनरेशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स इफेक्टिंग रीजनरेशन, जिसमें सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए का अगर कंसंट्रेशन लो होता है तो एनाबॉलिक चेंजेस होते हैं, और अगर हाई कंसंट्रेशन होता है तो कैटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे अगर लो करंट दिया जाए, वो चाहे DC हो या AC हो, तो वहाँ पे रीजनरेशन या हीलिंग की प्रोसेस होती है वो स्टिमुलेट होती है। और ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होता है तो रीजनरेशन ज़्यादा होता है, अगर वहाँ पे न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है तो रीजनरेशन ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रीजनरेशन ज़्यादा होता है, ना तो टेम्परेचर ज़्यादा कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे रीजनरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और रेडिएशन की बात करें तो जो भी ऑर्गन है अगर उसको एक्सरे से ट्रीट किया जाए तो वहाँ पे रीजनरेशन नहीं होता। और यहाँ पे एक्सरे से ट्रीट करके ये भी कंक्लूजन निकाला गया कि जो ब्लास्टिमा सेल्स होते हैं वो या तो लोकलाइज सेल होते हैं, मान लीजिए जिस ऑर्गन में वूंड हीलिंग होनी होती है अगर उसी के ब्लास्टिमा सेल्स होते हैं, या फिर जो ब्लास्टिमा सेल्स होते हैं वो बॉडी से भी, दूसरे बॉडी पार्ट से भी माइग्रेट करके आ सकते हैं रीजनरेशन साइट पे, और वो लोकल जो रीजनरेशन साइट होती हैं उसके भी ब्लास्टिमा सेल्स हो सकते हैं।